हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर बात करें इस वीडियो लेक्चर की, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बायंसी एंड फ्लोटेशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का। और इससे काफ़ी अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एसएससी जेई में या फिर किसी भी अदर स्टेट एजेई एग्ज़ाम में। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ। इसके बाद अगर अभी तक आप हमारे इस क्रैश कोर्स में, जो एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज़ का क्रैश कोर्स है, इसमें अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम कहीं भी एकदम बेसिक सी बात है, अगर आप बायंसी और फ्लोटेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहला जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी कि सबसे पहले आपको बात करनी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता है ना, इस प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी, ठीक है, जब कोई बॉडी पूरी तरह से या फिर पार्शियली, ठीक है, जब कोई बॉडी पूरी तरह से या फिर पार्शियली मतलब होता है कि आधा अधूरा, ठीक है, तो जब कोई बॉडी पूरी तरह से या फिर आधा अधूरा सबमर्ज हो हमारे किसी लिक्विड में डुबोया जाए, तो उस पर एक वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, उस पर एक अपवर्ड वर्टिकल फोर्स लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है ना, वो किसके बराबर होता है, तो ये जो फोर्स है वो बराबर होता है द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो वेट होता है, ये जो ये होता है, फोर्स होता है, जो हमारा अपवर्ड वर्टिकल फोर्स होता है, जिसे हम बायंट फोर्स कह रहे हैं, ये इक्वल होता है हमारे वेट ऑफ लिक्विड के, जो कि डिस्प्लेस हो रहा है हमारे इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी से। मतलब जो भी हमारा बॉडी है, जितना वो डूबेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है ना, जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है, उस वाटर का कितना वेट है, उतना ही फोर्स का जो है, इतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स जो है हमें हमारे बॉडी पे एज अ बायंट फोर्स एक्ट करते हुए दिखेगा। ठीक है, बायंट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। इसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स इज द सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। और जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमारे ये जो बायंट फोर्स है वो एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटर ऑफ बायंसी कहते हैं। और ये बेसिकली कहाँ होता है, तो ये बेसिकली जो हमारा ये है, जो हमारा बॉडी है ना, जितना मतलब उसे हम इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, जितना बॉडी हमारा इमर्ज है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, वहीं पे जो है ये हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा बायंट फोर्स है वो एक्ट कर रहा होगा, और वही हमारा सेंटर ऑफ बायंसी कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंट फोर्स इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हैं सीजी ऑफ द डिस्प्लेस वैल्यू, डिस्प्लेस लिक्विड। ठीक है, सीजी ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड एंड इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, व्हेन अ शिप मूविंग ऑन सी वाटर, ये मतलब एक आप कह सकते हैं एक नोट पॉइंट है। क्या है ये, एक नोट पॉइंट है, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेईई में भी। प्रीवियस ईयर में आपको एक क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कहता है कि अगर कोई जहाज है, ठीक है ना, अगर कोई जहाज का मतलब कि पानी वाला जहाज, जिसे हम शिप कहते हैं, अगर वो है और वो ओशन में चल रहा है, और अगर हम उसे ओशन से क्या बोलते हैं, किसी मतलब अगर कोई सी या फिर ओशन में है, वहाँ पे चल रहा है, तो अगर उसे हम किसी रिवर में एंटर कराएं, ठीक है, अगर उसे हम किसी रिवर में एंटर कराएं, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरे भाई क्या होगा ना, वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मतलब लिटिल बिट जो है और सिंक करेगा। सिंक मतलब और हल्का सा जो है, अगर पहले जो है इस लेवल पे मतलब तैर रहा था, तो अब जो है थोड़ा सा और इसके अंदर जाएगा, थोड़ा सा और डूबेगा। ठीक है, थोड़ा सा और डूबेगा। क्यों, ऐसा क्यों, तो हमें पता है कि जो हमारा ओशन का जो वाटर होता है ना, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो डेंसिटी हाई होता है, इसीलिए जो है वेट ऑफ वाटर जो वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है ना, उसका भी वेट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बायंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे वो जो हमारा रिवर वाटर है वो फ्रेश वाटर है एज वेल, उसमें कोई किसी भी तरह की सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो उसका डेंसिटी इन कंपैरिजन ऑफ सी वाटर कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो है उसकी जो है डेंसिटी कम होगी, तो वाटर जो डिस्प्लेस होगा, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो अमाउंट तो सेम होगा, चाहे आप रिवर में करें चाहे आप सी वाटर में करें, तो सी वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए बायंट फोर्स ज़्यादा लगेगा। और क्या बोलते हैं, रिवर का जो डेंसिटी है वो कम है, इसलिए बायंट फोर्स जो है इसके कंपेरिजन में कम लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा और डूबेगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन।
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्ज पार्ट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो वो कब तैरेगा, तो वो कोई भी बॉडी हो वो तब तैरेगा, ठीक है, वो तब तैरेगा, तब फ्लोट करेगा जब जो है उस पर लगने वाला जो बायन फोर्स है ना मेरे भाई, जब उस पर लगने वाला जो बायन फोर्स है वो उसके वेट के, मतलब उस बॉडी के वेट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, वेट के बराबर हो जाए, तब वो जो है कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लगेगा, आप जो का जो बॉडी है वो फ्लोट करेगा। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद देखिए हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग। ठीक है, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, इट रिमेन्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा सबमर्जेशन होता है ना, मतलब जब हम किसी बॉडी को जो है सबमर्ज करेंगे, डुबोएंगे, तो वहाँ पे ना आप क्या करते हैं, वहाँ पे इट रिमेन्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वहाँ पे उस बॉडी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे भी रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, मतलब कि ये बॉडी आपका यहाँ पे था, आपने इसे थोड़ा सा आगे पीछे किया, ठीक है, लीनियरली डिस्प्लेस किया, तो भी जो है ना ये बॉडी जो है अपने कहाँ पे होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर हम बात करें फ्लोटिंग की ना, फ्लोटिंग बॉडी की, तो इट रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है, सॉरी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अगर आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं बॉडी में, जो डूबा हुआ बॉडी है, ठीक है, डूबा नहीं, फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोट कर रहा है बॉडी हमारा, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो जो हमारा फ्लोटिंग बॉडी होता है ना, उस पर अगर आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, मतलब कि उसको ऊपर नीचे अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, तो जो है वो जो बॉडी होगा वो किस इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन अगर उस बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस में आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो जो होगा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल स्टेबिलिटी की, कि रोटेशनल स्टेबिलिटी क्या होता है। तो जब किसी भी बॉडी पे हम एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं ना, ठीक है, जब भी हम किसी बॉडी पे एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो अगर वो बॉडी अपने पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेता है, ठीक है, फिर से रिस्टोर कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल स्टेबिलिटी कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेट्स अप अ रिस्टोरिंग कपल, द स्टेबिलिटी इज नोन एज रोटेशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो टेबल है ना मेरे भाई, मतलब मस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ कि कोई सबमर्ज्ड बॉडी है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगा, या फिर फ्लोटिंग बॉडी है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि अगर ना आपका कोई बॉडी सबमर्ज्ड में है, कैसे में है, सबमर्ज्ड कंडीशन में है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में वहाँ पे क्या कंडीशन होगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस जो बॉडी है ना, उस जो बॉडी का जो जी है, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो क्या होगा, वो जो है बिलो होगा सेंटर ऑफ बायंसी के। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पे सबमर्ज्ड बॉडी में जो आपका बी होगा, आप कह सकते हैं कि जो आपका बी होगा सेंटर ऑफ बायंसी, वो अबव होगा किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर हमारा हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, तो अगर उस बॉडी का जो बी है, जो सेंटर ऑफ बायंसी है, वो क्या हो जाए, जी के नीचे हो जाए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे हो जाए, तो हमारा बॉडी जो क्या कहला जाएगा, अनस्टेबल कहला जाएगा। और अगर दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करने लगे, कोइंसाइड कर ले, तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उसी तरह से अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी के लिए, ये तो हमने बात की सबमर्ज्ड बॉडी के लिए, अगर हम बात करें फ्लोटिंग बॉडी के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन बनता है वो क्या बनता है, m अबव जी। जो आपका m होगा वो क्या होगा, g के अबव होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबव होगा, तब आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर m जो है बिलो है g के, तब आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर न्यूट्रल है तो m एंड g जो है सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। तो ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप एकदम याद करके रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपने ये जो m पढ़ा ना मेरे भाई, ये जो m मैंने आपको बताया ये क्या है, तो ये m जो है वो मेटा सेंटर है। क्या है, मेटा सेंटर है। ये क्या होता है, तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायंट फोर्स बिफोर एंड आफ्टर रोटेशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, उसे हमने क्या किया, पानी में डाल दिया है, ठीक है, उसे हमने पानी में डाल दिया, चाहे अब वो चाहे फुल्ली सबमर्ज्ड हो, चाहे वो पार्शियली सबमर्ज्ड हो, डजेंट मैटर। वो अगर सबमर्ज्ड है, मतलब फ्लूइड में है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें, तो अगर देखिए एक कंडीशन क्या है कि ये हम लोग ने इसे एकदम नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, तो इसका एक ये एक्सिस बन रहा है, ठीक है, ये एक एक्सिस बन रहा है। और अगर इसे हमने एक छोटा सा नॉर्मल क्या करते हैं, एक छोटा सा रोटेशन प्रोवाइड करें, एक छोटा सा स्मॉलर एंगुलर प्रोवाइड करें, ठीक है, छोटा सा अगर हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, तो जो है इसका जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, है ना,
चेंज होगा। तो ये और ये जो दोनों एक्सिस बन रहे हैं, इन दोनों एक्सिस का जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा ना, उसे हम कहते हैं मेटा सेंटर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटा सेंटर। इसे हम GM देख रहे हैं आप यहाँ पे ना, G से लेके M तक की जो दूरी है उसे हम मेटासेंट्रिक हाइट कह रहे हैं। G से लेके M तक की दूरी, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके मेटासेंट्रिक हाइट जो है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ तक की जो हाइट है उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। और अगर बात करें इसके वैल्यू की, तो हम निकाल सकते हैं किससे? BM माइनस BG से। जो आपका GM हो किससे निकाल सकते हैं? BM माइनस BG से। और ये जो है आपका BM का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? जो BM का वैल्यू होता है I/V। I/V। आई क्या है? तो आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेते हैं हम वो टॉप व्यू ऑफ इमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी का लेते हैं। जो आपका इमर्ज्ड बॉडी है ना, उसका अगर हम टॉप व्यू से देखें तो हमें जो सेक्शन मिल रहा है उसका हम क्या करते हैं? उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसके बाद उसे हम डिवाइड करते हैं किससे? डिस्प्लेस वॉल्यूम से। किससे? डिस्प्लेस वॉल्यूम से। ठीक है, और फिर उसे हम माइनस कर देंगे BG से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारा मिल जाएगा GM, यानी कि सेंटर मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि इफेक्ट क्या पड़ता है, हमने पढ़ा क्यों मेटा सेंटर को? तो मेरे भाई, जब मेटा सेंटर अगर हमारा बड़ा ना, अगर हमारा मेटा सेंटर बड़ा है तो मतलब कि आपकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है बट कंफर्टेबिलिटी कम है ना? अगर मेटा सेंटर बड़ा है, मतलब ये पॉइंट अगर बड़ा है आपका, अगर मान लेते हैं कि कोई स्टेबल ये है पॉइंट है, और ये देखिए इसका अगर मेटा सेंटर हम लोग का बहुत बड़ा है, तो मतलब कि ये कितना, मतलब अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी एंगुलर मूवमेंट देंगे तो जो है ये स्टेबल बना रहेगा। ठीक है, स्टेबल बना रहेगा, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा एंगुलर मूव करेगा तो कंफर्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये जो है रिलेशन होता है इनके बीच में, जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ना, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, द इफ अ फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट्स देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू मेटा सेंटर इज गिवन बाय। अगर ये ऑसिलेशन हो रहा है तो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू मेटा सेंटर देखें कि ऑसिलेशन कितना समय तक चलेगा, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में K² / GmG। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट में K² / GmG। यहाँ पे ये जो आपका K² है ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। GM क्या है? तो ये आपका मेटासेंट्रिक हाइट। G आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट में K² / GmG। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये टाइम पीरियड हम बढ़ा दिया ना, मतलब अगर ये आपका टाइम पीरियड बड़ा है, इन कंपैरिजन बड़ा है, तो क्या होगा? मतलब कि इन कंपैरिजन बड़ा है, मतलब कि आपका कंफर्ट ऑफ पैसेंजर क्या है? ज़्यादा है। मतलब देखिए अब क्या कि अब ये जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है, अगर वो ज़्यादा समय तक, मतलब बड़ा ऑसिलेशन है, आराम से पहले इस तरह जा रहा है फिर इस तरह जा रहा है, तो कंफर्टेबिलिटी ठीक है। और वहीं पे अगर आपका क्या हो रहा है? टाइम ऑफ ऑसिलेशन कम है, मतलब ऐसे 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 कर रहा है, तो कंफर्टेबिलिटी घट गई। तो इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक शिप बनाया है, यहाँ पे मैंने एक शिप बनाया है जिसका ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मैं आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यानी इसे आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यही है, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो अगर आपका ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है जो शिप है वो मूव करेगा। ठीक है, अगर आपका एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में अगर आपका जो ये है शिप है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ढिल ये कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे 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 कर रहा है, तो उसे हम पिचिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से मूव कर रहा है ना, एंगुलर मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, तो उसे हम रोलिंग कहेंगे। और अगर हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम यार्निंग कहेंगे, यार्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया, इतना ही था हमारा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का आज अभाव है और कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अब मेरा, क्योंकि इसरो का भी एग्ज़ाम है मेरे, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट का, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे थोड़ा सा और अपने लिए समय चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई रोकेंगे, पढ़ाई हम करेंगे ऑब्वियसली, बट आज कहीं ना कहीं क्योंकि आज मैंने क्या बोलते हैं GK GS और रीजनिंग का भी वीडियो बनाया है, तो मेरे पास उतना डाटा भी नहीं रहेगा कि मैं उन सब चीज़ों को अपलोड कर पाऊँ। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे और भी समय जो था मेरा, जो इसमें समय था वो मैंने उन्हें दिया, तो इसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं मेरा जो है इफेक्ट पड़ा है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो कम होगा, बट इतना ही होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा आज? हमने जो है बायनेंसी एंड फ्लोटेशन, जो ये चैप्टर है इसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी PYQs होंगे वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। और आई होप कि मैंने आपको सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया से समझ में भी आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ क्या और ऐसे सजेशंस हैं आपके पास जिनके थ्रू मैं इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बना सकता हूँ, उन्हें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू इन वीडियोज़ को और हेल्पफुल बनाया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक